हेलो पीपल, दिस इज सौम्या फ्रॉम सौम्या स्फेयर। और हम आज वापस आए हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो जैसा कि हम सबको पता है, अभी अभी बिहार इलेक्शंस की जो वोटिंग है वो खत्म हुई है कुछ दिन पहले। और अभी 14 नवंबर को इसके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। अब जब भी रिजल्ट्स आते हैं, अगर हम बिहार का एग्जाम्पल लें, तो हाइपोथेटिकली अगर एनडीए जीत जाती है तो इंडिया अलायंस एक बहाना जरूर मारेगी कि ईवीएम की टैंपरिंग हुई है, ईवीएम की दिक्कत है, ईवीएम के साथ जो है ये गलत किया गया है। तो ये सारी चीजें जरूर जरूर सामने वाली पार्टी बोलती है जब भी एनडीए या बीजेपी जीतती है। तो आज हम ये समझते हैं कि ये ईवीएम है क्या, इससे टैंपरिंग क्या सही में हो रही है, और इसकी वजह से क्या रिजल्ट्स वाकई में मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। तो आज हम यही समझेंगे, इसी पर डिस्कशन करेंगे। तो आगे बढ़ने के पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि हमारे चैनल के एनालिटिक्स से हमें ये पता चला है कि जितने भी व्यूअर्स हमारा वीडियोस वगैरह देखते हैं, उसमें से 95% व्यूअर्स बिना सब्सक्राइब करे ही आगे चले जाते हैं। तो वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टू सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल, सो दैट आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशंस मिलते रहें, पता चलता रहे। एक डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी तभी कहलाती है जब वहां के लोगों को ये ट्रस्ट हो कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं, जिन कैंडिडेट्स को उन्होंने एक्चुअली चूज किया है, वही उन पे रूल करें, वही उनकी गवर्नमेंट बने। ये एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है डेमोक्रेसी की। और इंडिया क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और क्योंकि हमारा पॉपुलेशन दुनिया में सबसे बड़ा है, इसलिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे इलेक्शंस बहुत ही ज्यादा फेयर हों, उसमें कोई भी तरह की टैंपरिंग ना हो, और लोगों ने जिन जिन कैंडिडेट्स को एक्चुअली सेलेक्ट किया है वही आगे जाके गवर्नमेंट का पार्ट बने। अगर हम इंडिया में ईवीएम के यूज की बात करें, तो ये आई है 1990s में। हालांकि इसको इंट्रोड्यूस 1960s में भी करा गया था, लेकिन तब कुछ इश्यूज हो गए थे जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ इंडिया में एक्चुअली 1990s में ईवीएम यूज होना स्टार्ट हुई इलेक्शंस में। फुल फ्लेश्ड नहीं, पर कुछ हद तक। ये किया क्यों गया? ये किया गया ताकि इलेक्शंस में फेयरनेस मेंटेन की जा सके, बहुत ज्यादा स्पीडली रिजल्ट्स आ सके, और एक्यूरेसी मेंटेन करी जा सके। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आगे बढ़ी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि टेक्नोलॉजी को भी यूज किया जा सके ताकि ह्यूमन एरर्स जो हैं और जो क्रिमिनल हैपनिंग्स हैं वो रिड्यूस किया जा सके। ये सब हुआ तो सही, ईवीएम इंट्रोड्यूस हुई तो बिल्कुल, लेकिन इसके साथ क्रिटिक्स ने या फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका विरोध करना भी शुरू किया। उन्होंने ये बोला कि यहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये अंदर ही अंदर टेक्नोलॉजी के थ्रू मैनिपुलेशंस कर रहे हैं, यहाँ पे फेयरनेस नहीं मेंटेन हो रही है, कोई भी ये बताने को नहीं तैयार है कि एक्चुअली ये काम हो कैसे रहा है, ईवीएम का एक्चुअल रोल है क्या। तो ये कुछ क्रिटिक्स ने बोला, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये अभी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अब ईवीएम के यूज के पहले जब इंडिया में कोई भी इलेक्शंस होते थे, तो वो पूरी तरह से बैलेट पेपर्स के ऊपर होते थे। बैलेट पेपर्स और बैलेट बॉक्सेस का मतलब होता है, एक पेपर होता था, उसके ऊपर जो जो पार्टीज इलेक्शन में खड़ी होती थी उनके सबके सिंबल्स होते थे, और जो लोग वोट डालने आते थे वो उन सिंबल्स के ऊपर एक ठप्पा लगाते थे और उसको बैलेट बॉक्स के अंदर डाल देते थे जो लॉक्ड होता था। अब इसमें दिक्कत ये थी कि कई बार ना बूथ्स कैप्चर कर लिए जाते थे, कई बार जिसको हम कहते हैं बैलेट बॉक्स की स्टफिंग की जाती थी, मतलब कि उसमें एडिशनल जो है वोट्स को डाल दिया जाता था, जबरदस्ती डब्बे को भरा जाता था एक स्पेसिफिक पार्टी के ऊपर ठप्पा लगा के, राइट। और साथ में जो काउंटिंग होती थी वो बहुत डिलेड होती थी, बहुत सारे ह्यूमन एरर्स आ जाते थे। ऐसा भी कहा जाता था कि काउंटिंग के दौरान जो है मैनिपुलेशंस किए जा रहे, क्योंकि आपको सिर्फ कागज के ऊपर उस बैलेट पेपर के ऊपर ठप्पा लगाना होता था, राइट। तो इन चीजों को डील करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने 1970s में इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो ईसीआईएल है, और बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये दोनों ही इंडिया कंपनीज हैं, इनके साथ कोलैबोरेशन करके ईवीएम को डेवलप करना शुरू किया।
1977-78 में ईवीएम का सबसे पहला प्रोटोटाइप डेवलप किया गया, जिसका एक्सपेरिमेंटेशन इलेक्शन कमीशन ने 1982 के पारावर इलेक्शन में किया, जो केरला की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। अब जब इसका यूज वहां पे किया गया तो वहां पे दो ओपोनेंट्स थे जो इलेक्शन लड़ रहे थे। एक थे हमारे एसी जोस जो हार गए थे। उन्होंने जो है कोर्ट केस कर दिया कि ईवीएम का यूज करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस स्पेसिफिक इलेक्शन में एसी जोस जो थे वो सिवान पिल्लई के अगेंस्ट खड़े हुए थे। सिवान पिल्लई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एक मेंबर थे। अब इस स्पेसिफिक इलेक्शन में 84 में से 50 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ईवीएम का यूज किया गया। एसी जोस ने सुप्रीम कोर्ट में ये बोला कि ये यूज जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये बात ठीक है। इलेक्शन कमीशन जो है यूज नहीं कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को उस टाइम के लॉ के हिसाब से। उस टाइम जो लॉ चलता था वो था कंडक्ट ऑफ इलेक्शन 1961। इस रूल के तहत इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का यूज नहीं किया जा सकता था इलेक्शंस में। इस स्पेसिफिक केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये बोला कि दोबारा से बैलेट पेपर के थ्रू इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जाए और ईवीएम के थ्रू जो रिजल्ट्स आए थे उनको कैंसिल कर दिया गया था। इस लीगल हर्डल को खत्म करने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स अमेंडमेंट एक्ट 1988 के तहत ईवीएम के यूज को इलेक्शंस में लीगलाइज कर दिया गया। फिर 1990s में कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ईवीएम का यूज किया गया और फाइनली 2004 के लोकसभा इलेक्शंस में ईवीएम्स को नेशन वाइड यूज किया गया। इस ईवीएम के यूज को नेशन वाइड सेलिब्रेट भी किया गया था क्योंकि बैलेट पेपर से रिलेटेड मैल प्रैक्टिसेस ईवीएम के यूज की वजह से खत्म हो रही थी, जैसे कि इनवैलिड वोट्स हो गए, काउंटिंग प्रोसेसेस को ईज करना होगा, ह्यूमन एरर्स को रिड्यूस करना हो गया। लेकिन ये सेलिब्रेशन ज्यादा दिन तक चला नहीं क्योंकि क्रिटिक्स ने और जो लूजिंग पार्टीज होती थी उन्होंने ईवीएम के यूज पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि विनिंग पार्टी इसको प्री प्रोग्राम करा रही है, इनके साथ कुछ टैंपरिंग हो रही है, पहले से रिजल्ट्स को इसमें फीड करा जा रहा है। इस तरह की बहुत सारी बातें उठी और तब इन सारी बातों को खत्म करने के लिए एक नई मशीन को इंट्रोड्यूस किया गया। ये मशीन है VVPAT, दैट इज वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो ये VVPAT बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे लाई गई। सुप्रीम कोर्ट हमेशा ही ये चाहता है कि जो इलेक्शंस हो वो बहुत ही फेयर हो और ये जो एलिगेशंस बार बार लगाए जा रहे थे ऑपोजिशंस के द्वारा या कुछ क्रिटिक्स के द्वारा या कुछ पार्टीज के द्वारा, इनको खत्म करने के लिए या इनको रिजॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने VVPAT के यूज के लिए बोला, आदेश दिया। अब ये VVPAT होता क्या है? ये एक छोटी सी मशीन होती है जो ईवीएम में अटैच की जाती है। जब भी कोई वोटर वोट देता है तो इस मशीन में से एक पेपर की स्लिप निकलती है और उसके ऊपर जो कैंडिडेट है और वो जिस पार्टी को बिलोंग करता है उसका नाम और सिंबल आ जाता है कुछ सेकेंड्स के लिए। तो जो वोटर होता है वो ये देख पाता है कि उसने जिसको वोट दिया है वो एक्चुअली रजिस्टर हुआ है कि नहीं, और कुछ सेकेंड्स में ऑटोमेटिकली ये स्लिप एक सील्ड बॉक्स में गिर जाती है। तो इससे वोटर्स वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ भाई हमने जिसे वोट दिया है उसको एक्चुअली वोट गया है। बाद में ये स्लिप्स को क्रॉस चेक भी किया जाता है ईवीएम के रिजल्ट्स के साथ, ताकि अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी हो वो उभर के सामने आ जाए। VVPAT का जो पायलट किया गया था वो 2013 में किया गया था और फाइनली 2019 में इसका मैंडेटरी यूज स्टार्ट हो गया। अब VVPAT जो है वो हर एक बूथ के लिए, हर एक ईवीएम के लिए यूज नहीं किया जाता है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ रैंडमाइज्ड नंबर को उठाया जाता है और उसको क्रॉस चेक किया जाता है ईवीएम रिजल्ट्स के साथ। ये जो पूरा प्रोसेस है रैंडमाइज चेकिंग का, ये हमें ये बता देता है कि फेयरली हर चीज हो रही है और ये साइकोलॉजिकली वोटर्स को भी एक शांति देता है कि हाँ भाई हमने जो वोट दिया है वो एक्चुअली काउंट हुआ है, एक्चुअली रिजल्ट हुआ है और हम जिसे चाहते थे वही जीत रहा है। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब। अच्छा, अब हम ना कुछ डिस्कस करते हैं इश्यूज
जो ईवीएम के पहले आते थे। ईवीएम के आने के पहले जैसा हम सब डालते हैं, हम बैलेट बॉक्सेस और बैलेट पेपर के थ्रू वोटिंग करते थे। अब जो सबसे बड़ा इशू था इसके साथ वो था कि ये बैलेट वोटिंग प्रोसेस के साथ बहुत टैम्परिंग होती थी। इनके साथ बहुत मैनिपुलेशंस होते थे और बहुत ज़्यादा बूथ कैप्चरिंग होती थी। अब होता क्या था कि ये जो पार्टी के वर्कर्स होते थे, जो भी कोई स्पेसिफिक पार्टी होती होगी, उसके जो वर्कर्स होते थे, वो आर्म्ड आते थे, इन बूथ्स को कैप्चर करते थे और वहाँ के जो बैलेट बॉक्सेस होते थे, उसमें अपनी तरफ से एडिशनल वोट्स डाल देते थे ताकि एक स्पेसिफिक कैंडिडेट, एक स्पेसिफिक पार्टी का जीत सके। इसके अलावा कई बार ऐसा होता था कि वो लोग ज़बरदस्ती पूरे के पूरे बैलेट बॉक्सेस उठा के ले जाते थे। उनको जला देते थे, उनको मिसप्लेस कर देते थे या बहुत ही तरह की उनके साथ टैम्परिंग की जाती थी ताकि एक स्पेसिफिक कैंडिडेट, एक स्पेसिफिक पार्टी जीत सके। इन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा वायलेंस होता था वोटिंग वाले दिन, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज़ होती थीं और कई बार तो पूरे-पूरे इलेक्शंस दोबारा कराने पड़ते थे। इससे कितने रिसोर्सेज़ वेस्ट होते थे, कितना टाइम वेस्ट होता था, इतना पैसा ही वेस्ट होता था। अब क्या होता था बेसिकली अगर हम 1980s और अर्ली 1990s में देखें, तो यूपी और बिहार में बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस रजिस्टर हुए। अगर हम जनरल इलेक्शन और बहुत सारे स्टेट इलेक्शंस की रिपोर्ट्स को देखें स्पेसिफिकली 1984 की, तो वहाँ पे ये डॉक्यूमेंटेड भी है कि बहुत ज़्यादा ये जो बूथ की कैप्चरिंग होती थी या बहुत ज़्यादा ये बैलेट बॉक्सेस के साथ टैम्परिंग हो रही थी। ये आर्म्ड फोर्सेस, ये पार्टी वर्कर्स या कुछ स्पेसिफिक कैंडिडेट्स के द्वारा। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी बैलेट बॉक्स वोटिंग की वजह में, जिसकी वजह से ईवीएम का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। दूसरा सबसे बड़ा इश्यू होता है इनवैलिड या स्पॉइल्ड वोट्स का। अब क्या होता है जो बैलेट पेपर होता है उसमें सारे पार्टीज के सिंबल बने होते हैं। वोटर आता है और एक स्पेसिफिक पार्टी के सिंबल के आगे एक डब्बा होता है, एक बॉक्स होता है, उसमें स्टैंप लगाता है। ये दिखाता है कि वोटर ने स्पेसिफिक पार्टी को वोट दिया है, ठीक है। अब क्या होता था कि कई बार वोटर्स कंफ्यूज हो जाते थे, वो स्टैंपिंग बॉक्स के डेजिग्नेटेड बॉक्स के बाहर कर देते थे या मल्टीपल बॉक्सेस में स्टैंपिंग कर देते थे। इसकी वजह से बहुत सारे वोट्स वेस्ट हो जाते थे और जो काउंटिंग का प्रोसेस होता है वो बहुत डिलेड हो जाता था। 1991 के लोकसभा इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने ये खुद बोला कि अप्रोक्सीमेटली मोर देन 5% वोट्स जो थे वो इन तरह की गलतियों की वजह से रिजेक्ट करने पड़े। जो लेजिटिमेट वोटर्स के एक्चुअल वोट्स होते थे वो इस तरह से वेस्ट भी हो जाते थे। अब जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बहुत क्लोज रिजल्ट्स होते हैं, बहुत नेक टू नेक कंपटीशन होता है, वहां पे ये 5% वोट्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और इन वोट्स की बर्बादी से या रिजेक्शन से जो रिजल्ट्स हैं वो काफी हद तक चेंज भी हो जाते हैं। जो तीसरा इश्यू आता है वो है बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होने का और ह्यूमन एरर इंट्रोड्यूस होने का। अब जब बैलेट पेपर्स की काउंटिंग होती है ना, तो आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी कंट्री है, मिलियंस ऑफ वोट्स कास्ट होते हैं, इन मिलियंस ऑफ पेपर्स को काउंट करने में बहुत ज्यादा टाइम और रिसोर्सेज लगते हैं। कई बार गलत काउंटिंग भी हो जाती है क्योंकि ह्यूमन एरर बड़े आराम से आ सकता है। इसकी वजह से जो कैंडिडेट्स होते हैं वो रीअसेसमेंट की डिमांड करते हैं, जिसकी वजह से रिकाउंटिंग करनी पड़ती है और ये जो पूरा प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा टाइम लगाने वाला होता है, जिस वजह से जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा डिले हो जाता है। ऐसा ही एक केस हुआ था 1989 के लोकसभा इलेक्शंस में। उस टाइम बहुत ज्यादा वोटिंग हुई थी, मोर देन एक्सपेक्टेशन, और इतनी ज्यादा वोटिंग होने की वजह से काउंटिंग प्रोसेस बहुत स्लो हो गया था। अब बहुत ज्यादा डिमांड्स हुई थी रिकाउंटिंग के लिए कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जिसकी वजह से और ज्यादा टाइम लगा था। इस पूरे प्रोसेस ने इलेक्शन कमीशन को ये समझा दिया, ये बता दिया कि भाई मैनुअल प्रोसेस बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत पैसा लग रहा है, बहुत रिसोर्सेज लग रहे हैं और ह्यूमन एरर बहुत ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी भी है। जो चौथा एरर था वो था बैलेट पेपर की प्रिंटिंग और सिक्योरिटी इश्यूज से रिलेटेड।
अब ये जो बैलेट पेपर होते थे, मिलियंस ऑफ पेपर्स को प्रिंट किया जाता था। इसमें कभी-कभी प्रिंटिंग एरर्स भी आ जाते थे। प्रिंटिंग एरर्स कैसे? ये जो सिंबल्स होते थे ना अलग-अलग पार्टीज के, कभी-कभी ये मिसमैच हो जाते थे। कभी-कभी किसी-किसी पार्टी के जो सिंबल्स होते थे वो मिस हो जाते थे या गलत प्रिंट हो जाते थे। इससे बहुत कन्फ्यूजन बढ़ जाता था। इसके अलावा क्या होता था, अब आप सोचिए इतना बड़ा कंट्री है, इतना पॉपुलेशन है, ये बैलेट पेपर्स मिलियंस ऑफ पेपर्स होते थे जिनको आपको पहले करेक्टली प्रिंट करना होता था, ठीक है। फिर इन पेपर्स को हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंचाना, इनका ट्रांसपोर्टेशन मिलियंस ऑफ पेपर्स का कितना मुश्किल काम होता था। यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई रखनी पड़ती थी ताकि ये पेपर्स चोरी ना हो जाएं या इनके साथ टैंपरिंग ना हो जाए या किसी तरह से इन पेपर्स के साथ पहले से ही प्रिंट ना करके इन पे ठप्पे लगा के ना रख दिए जाएं। और खास तौर से जो बहुत ही रूरल एरियाज होते थे उस टाइम के, वहां पे लॉजिस्टिक्स पहुंचाना या फिर जहां पे बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी, क्रिमिनल बहुत ज्यादा होते थे, वहां पे इन पेपर्स को, बैलेट पेपर्स को सेफली पहुंचाना, ये सब बहुत बड़े लॉजिस्टिक इश्यूज होते थे, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड इश्यूज होते थे, क्योंकि हमारी कंट्री जोग्राफिकली इतनी ज्यादा बड़ी है और हमारा पॉपुलेशन इतना ज्यादा है। तो एक इसका एग्जाम्पल, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है, 1977 के लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, इमरजेंसी के जस्ट बाद हुए थे। उस टाइम एकदम से पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ था और जो वोटर्स थे वो बहुत ज्यादा बाहर आ गए थे वोटिंग देने के लिए। इससे क्या हुआ था, जो बैलेट पेपर्स थे उनकी शॉर्टेज हो गई थी, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वोटर्स आ गए थे वोटिंग देने के लिए, तो इतने बैलेट पेपर्स ही नहीं थे कि इन सारे वोटर्स के वोट्स को कास्ट किया जा सके। इस वजह से बहुत ज्यादा क्योस हो गया था, लॉजिस्टिकल इश्यूज आ गए थे और फाइनली बड़ी दिक्कतें आ गई थी। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज टू सब्सक्राइब आवर चैनल। जो पांचवा इशू है वो है एनवायरमेंट से रिलेटेड और फाइनेंशियल कॉस्ट से रिलेटेड। अब जब भी इलेक्शंस होते थे तो ये बैलेट पेपर्स को हमें लेना पड़ता था, ये पेपर्स को हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था करीब करीब 800 मिलियन वोटर्स के वोट्स को कास्ट करने के लिए। पहले तो ये पेपर्स को लाना, इनको प्रिंट करना बहुत बड़ा कॉस्ट था, फिर इनको हर जगह पहुंचाना, इनका ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स फिर से बहुत बड़ा कॉस्ट था। इलेक्शन कमीशन ने 1990s में एक रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने बोला टन्स ऑफ पेपर यूज होता है हर एक जनरल इलेक्शन में, जो कॉस्ट तो बढ़ाता ही बढ़ाता है और एनवायरनमेंट के हिसाब से भी बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। अब जब ईवीएम यूज होने लगी है तो इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के हिसाब से करीब करीब 10,000 टन पेपर सेव हो रहा है इलेक्शंस में, जो करीब करीब 20 लाख पेड़ों को बचा रहा है। जो सिक्स्थ इशू है वो है डिलेज और डिस्प्यूट्स का। अब पहली बात, जैसे हमने भी डिस्कस भी किया था कि ये काउंटिंग बड़ा ही एरर प्रोन चीज थी, ह्यूमन एरर बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस हो जाता था। दूसरी चीजें जो होती थी वो बूथ्स का कैप्चरिंग हो जाता था, बैलेट बॉक्सेस के साथ टैंपरिंग हो जाता था, तो इस वजह से बहुत सारे केसेस फाइल होते थे। एक इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से 1980 से लेके 1984 तक मल्टीपल केसेस किए गए, ये कह के कि बूथ की कैप्चरिंग हुई है, टैंपरिंग हुई है, रिजल्ट्स को चेंज किया गया है। इस वजह से बहुत ज्यादा लीगल बैटल्स हुए, इस वजह से रिजल्ट्स बहुत डिले हुए, रिसोर्सेज वेस्ट हुए और ये पूरे प्रोसेस ने बहुत ज्यादा केओस मचाया। इससे ये भी हुआ कि जो वोटर्स थे उनके अंदर ट्रस्ट कम हो जाता था, जो हमारे रिजल्ट्स आते थे बहुत बड़ा एक पोटेंशियल होता था उनमें गलत होने का, राइट। तो इन सारी चीजों की वजह से ये बहुत प्रोमिनेंट था कि जो मैनुअल प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा था इसमें बहुत सारे फ्लॉज थे, इसमें बहुत सारे एरर्स थे। ये सारे जो 6 इश्यूज हमने डिस्कस किए, ये सारे 6 इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए जो सोल्यूशन निकाला गया वो था ईवीएम। ये इश्यूज जड़ से खत्म हुए ईवीएम आने की वजह से और आज के दिन इनमें से कोई भी इशू एग्जिस्ट नहीं करता है सिर्फ और सिर्फ ईवीएम की वजह से। अब ये जो ईवीएम्स हैं इनकी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि ये मशीन साइज में बहुत छोटी होती हैं और बहुत हल्की भी होती हैं, तो इनके लॉजिस्टिक्स में कोई दिक्कत नहीं आती है।
दूसरी चीज, ये जो मशीन्स हैं ये बैटरी ऑपरेटेड होती हैं, तो बहुत अगर कोई दूर दराज की जगह है तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की अगर इश्यू है तो ईवीएम तब भी बड़े आराम से काम करती हैं। तीसरी चीज, ये ईवीएम्स जो होती है ना, ये किसी भी इंटरनेट या नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होती हैं, ये स्टैंड अलोन मशीन्स होती हैं, ये अकेले काम करती हैं। तो इसमें जो है किसी भी तरह की हैकिंग या टैम्परिंग की पॉसिबिलिटी ही नहीं होती है। चौथी चीज ये है कि ये जो ईवीएम है, एक सिंगल मशीन मैक्सिमम 2000 वोट्स ही स्टोर कर सकती है। तो हाइपोथेटिकली रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि कोई ईवीएम मशीन को लेके भाग गया मान लीजिए, तो 2000 वोट्स, मैक्सिमम 2000 वोट्स का ही लॉस होगा हमारी इतनी बड़ी कंट्री में, जहां पे मिलियंस ऑफ वोट्स कास्ट होते हैं। हालांकि ये 2000 वोट्स भी बहुत मायने रखते हैं, और ईवीएम मशीन को चोरी करना ऐसे कोई बहुत आसान बात नहीं है, पर फिर भी ये एक पॉइंट है ऑथेंटिसिटी और एक ट्रस्ट स्टैब्लिश करने का कि एक मशीन मैक्सिमम 2000 वोट्स ही कास्ट कर सकती है। तो वैसे तो इनके साथ टैंपरिंग भी इम्पॉसिबल है, लेकिन हाइपोथेटिकली अगर टैंपरिंग हो भी एक मशीन के साथ तो सिर्फ 2000 वोट्स की ही टैंपरिंग हो सकती है। फिर से मैं स्टेट करती हूँ, टेक्नोलॉजिकली ये इम्पॉसिबल है कि इन मशीन्स के साथ कोई भी टैंपरिंग हो। जैसे कि कई पॉलिटिकल पार्टीज ईवीएम के ऊपर एलिगेशंस लगाती हैं कि ये टैंपर्ड होती हैं, मैनिपुलेटेड होती हैं, XYZ बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये चीज साबित करती है, ये इंटरनेशनल यूज ईवीएम्स का, कि ईवीएम गलत नहीं है। और कंट्रीज भी हैं जो ईवीएम का यूज कर रही हैं। इसमें जो बड़े बड़े नाम आते हैं वो ब्राजील का है, फिलीपींस का है। यहाँ पे भी ईवीएम का पूरी तरह से यूज किया जाता है इलेक्शंस के दौरान। इनफैक्ट जो ब्राजील है वो ईवीएम्स का सबसे पुराना अडॉप्टर है, उन्होंने बहुत पहले ही ईवीएम को अडॉप्ट कर लिया था। इसी तरह फिलीपींस है, उसने भी ईवीएम को अडॉप्ट किया इस चीज को कम करने के लिए जो वो फेस करता था अपने मैनुअल इलेक्शंस के दौरान। वहां पे बहुत ज्यादा टैंपरिंग होती थी मैनुअल प्रोसेस में। ईवीएम को यूज करने के बाद फिलीपींस इस चीज में बहुत गर्व महसूस करता है कि वो ईवीएम को यूज कर रहा है और अपने यहाँ फेयर इलेक्शंस करा रहा है। ये तो हो गई डेवलपिंग कंट्रीज की बात। अब जो और एडवांस्ड डेमोक्रेसीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे जर्मनी है, आयरलैंड है, नीदरलैंड है, इन कंट्रीज ने भी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ईवीएम को अडॉप्ट किया, लेकिन कुछ ही दिन में या तो इसको कंप्लीटली अबैंडन कर दिया या फिर ईवीएम का यूज बहुत ही लिमिटेड कर दिया। जैसे अगर हम जर्मनी का एग्जाम्पल लें तो जर्मनी के कोर्ट ने ईवीएम के यूज को पूरी तरह से लिमिट कर दिया है, क्योंकि वहां के कोर्ट ने ये बोला कि इसको वेरीफाई करना मुश्किल है। जैसे इंडिया ने वीवीपीएटी के यूज करना स्टार्ट किया है, जर्मनी ने वीवीपीएटी का यूज नहीं किया और ईवीएम को पूरी तरह से लिमिट कर दिया। इसी तरह अगर हम बात करें आयरलैंड की या नीदरलैंड की, वहां के जो लोग थे वो बहुत स्केप्टिक हो गए थे। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है इसकी ऑडिटिंग कैसे कराई जाए, इस पर ट्रस्ट कैसे किया जाए। इन चीजों को देखते हुए, मद्देनजर करते हुए फाइनली वो दोबारा लौट गए बैलेट पेपर वोटिंग पे और उन्होंने भी ईवीएम का यूज या तो अबैंडन कर दिया या लिमिट कर दिया। इन सारी डेवलप्ड डेमोक्रेसीज ने जिन्होंने ईवीएम के यूज को लिमिट किया, इनमें दिक्कत सबसे बड़ी ये थी कि जो इनकी ईवीएम्स होती थी वो किसी ना किसी सिक्योर्ड नेटवर्क या इंटरनेट से कनेक्टेड होती थी। इस वजह से इनकी हैकिंग पॉसिबल होती थी, इस वजह से इन मशीन्स के साथ मैनिपुलेशन पॉसिबल होता था, और यही वजह रही कि ये ईवीएम का यूज पूरी तरह से कर नहीं पाए। जहां तक अगर हम इंडिया में ईवीएम की बात करें तो कहानी बिल्कुल अलग है। इंडिया में जो ईवीएम मशीन्स यूज होती हैं वो स्टैंड अलोन मशीन्स होती हैं, ये किसी भी नेटवर्क या इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं होती है। ये इंडिविजुअल मशीन्स होती हैं जिनके साथ मैनिपुलेशन इम्पॉसिबल होता है। एक और एडिशनल चीज जो इंडिया में हो रही है और इन डेवलप नेशंस में नहीं हुई, वो था वीवीपीएटी का यूज। वीवीपीएटी जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो एक एडिशनल स्लिप जनरेट होती है ताकि जो वोटर है वो वेरीफाई कर सके उनका वोट सही कास्ट हुआ या नहीं हुआ है, और वो ऑटोमेटिकली एक बॉक्स में चली जाती है। ये वीवीपीएटी का यूज और किसी भी कंट्री ने नहीं किया। इस वजह से इंडिया में ट्रस्ट ज्यादा है ईवीएम्स के ऊपर, क्योंकि आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो वोट ईवीएम दिखा रही है और जो एक्चुअली कास्ट हुए हैं वो सही है कि नहीं है। इसके अलावा हर कंट्री ने इंक्लूडिंग इंडिया एक काम किया, जो सोर्स कोड थे, जो प्रोग्राम था, वो जो एक्सेस होता है उसका या तो वहां की इलेक्शन कमीशन या कुछ स्पेसिफिक अथॉरिटीज के पास ही होता है, ताकि सिर्फ वही वेरीफाई कर पाए, कंट्रोल कर पाए।
इसकी वजह से टैंपरिंग नहीं हो सकती है। अब इसके ऊपर भी जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने इल्जाम लगाना स्टार्ट कर दिया हर कंट्री में इंक्लूडिंग इंडिया कि इससे तो ट्रांसपेरेंसी ही नहीं हो रही है। कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी एक्सटर्नल पार्टी, कोई भी पब्लिक पार्टी या फॉर दैट रीजन कोई भी पब्लिक एसोसिएशन इसको टेस्ट नहीं कर सकती, चेक नहीं कर सकती। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी में हिंड्रेंस है। अब इसका एक अलग एंगल समझें। मान लीजिए इसका एक्सेस किसी थर्ड पार्टी के पास भी होता, ठीक है, या इसको कोई और भी चेक कर रहा होता ऑथेंटिसिटी के लिए, तो यही क्रिटिक्स वहां पे ये परेशानी लेके आ जाते कि ये तो कोई थर्ड पार्टी इसको हैम्पर कर रही है, इसके साथ टैंपरिंग हो रही है, इसमें एडिशनल वोट्स डाले जा रहे हैं, इसको कोई और एक्सपर्ट्स जो है प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इधर भी दिक्कत है और उधर भी दिक्कत होती। अब इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए इंडिया ने एक और एडिशनल चीज की है जो दूसरी कंट्रीज में नहीं की थी। इंडिया ने वो जो सोर्स कोड होता है ना, वो जो मैन्युफैक्चर की जाती है ईवीएम, उसकी माइक्रोचिप पे उसने इंग्रेव करा दिया होता है। मतलब कि एक बार वो प्रोग्राम उस माइक्रोचिप में इंग्रेव हो गया, उसको कभी भी हटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो वन टाइम प्रोग्रामेबल माइक्रोचिप होती है, उसको दोबारा कभी भी प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। इस वजह से इन मशीन्स के मैन्युफैक्चरिंग के बाद अगर लोग कहें कि किसी और ने इसको प्री प्रोग्राम कर दिया है या इसमें पहले से वोट्स को फीड कर दिया गया है, तो वो टेक्नोलॉजी की नजर से इम्पॉसिबल चीज है। ये ऐसा स्टेप है जो सिर्फ इंडिया में फॉलो किया जाता है और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री ने इसको यूज नहीं किया है। अब अगर मान लीजिए कोई इस माइक्रोचिप को प्री प्रोग्राम करने की कोशिश करता भी है, तो ये पूरी की पूरी ईवीएम मशीन दोबारा काम नहीं करेगी। और अगर कोई ये माइक्रोचिप निकाल के कोई और दूसरी माइक्रोचिप लगाने की कोशिश करता है, तो अगेन वो ईवीएम मशीन काम नहीं करेगी। तो ईवीएम मशीन के साथ टैंपरिंग इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और मान लीजिए टैंपरिंग हो भी रही है किसी भी जादुई ताकत से या किसी भी तरह से, तो आपको इंडिविजुअली 1.4 मिलियन मशीन्स जो इंडिया में वोटिंग के टाइम यूज होती हैं, उन सबको इंडिविजुअली प्रोग्राम करना पड़ेगा, इंडिविजुअली टैंपर करना पड़ेगा रिजल्ट्स को चेंज करने के लिए। तो ह्यूमनली, टेक्नोलॉजिकली ईवीएम मशीन्स की टैंपरिंग इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया है तो प्लीज टू सब्सक्राइब। इस पूरे डिस्कशन से हमें समझ में आया कि जो इंडियन ईवीएम्स हैं वो बाकी कंट्री की ईवीएम्स से सुपीरियर हैं टेक्नोलॉजिकली, और वीवीपीएटी का इंट्रोडक्शन एक वेरीफाई करने का बहुत बड़ा एक ऑप्शन है, जिसकी वजह से ईवीएम के ऊपर जो ट्रस्ट है पब्लिक का, और जो ट्रस्ट होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज का भी, वो हाई लेवल होना चाहिए, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस और कोई भी कंट्री यूज नहीं करता है, और ये ऑथेंटिसिटी को इंडिया की ईवीएम्स की बढ़ाता है। इस वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि जो हमारे इलेक्शंस होते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम उनके ऊपर रिलाई करना एक सही चीज होती है। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि इस तरह के इंटरेस्टिंग डिस्कशंस हम और फ्यूचर में लेके आए, प्लीज डू लाइक अस, सब्सक्राइब अस एंड डू कमेंट। थैंक यू सो मच।